Where does that drive come from? My dad always had this thing that, we'll launch your brands and this and that, because बचपन में भी we used to see Hannah Montana. को Hannah Montana पसंद है, आप उसका सामान उसके ब्रांड का लेके जाते हैं, हम एक दिन आपका भी करेंगे. Very costly, normal people can't buy this. What a stupid website, it's not even working. I thought it was going to be affordable. This is too much expensive. I want to buy it, but it's so expensive. In this video, we are going to talk about Jannat Zubair brand, the controversy surrounding them, and why Mr. Faizu brand is no longer available. Jannat Zubair ने जनवरी 2025 में एक साथ दो अलग ब्रांड्स लॉन्च किए थे. पहला था नायाब बाय जन्नत जो क्लॉथिंग पर फोकस था, और दूसरा था जेजी ज्वेलरी. 17 जनवरी 2025 को दोनों ब्रांड्स को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था. जन्नत ने अपने सोशल मीडिया ऑडियंस के सामने दोनों वेबसाइट इंट्रोड्यूस की और बताया कि इन प्रोजेक्ट्स के पीछे काफी टाइम से प्लानिंग और ग्राउंड वर्क चल रहा था, लेकिन लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद अप्रिशिएशन के साथ साथ कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया. जन्नत ने नायाब को एक ऐसे ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया था जो एलिगेंट, स्टाइलिश और मॉडेस्ट फैशन को कस्टमर तक लेकर आएगा, स्पेशली अबायाज, हिजाब्स और कफ्तान जैसे आउटफिट. लेकिन वेबसाइट लाइव होते ही लोगों ने सबसे पहले प्राइसिंग को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, और उसका रीजन था जन्नत के कुछ इंटरव्यूज, जहां उन्होंने अपने ब्रांड के आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि वो मुंबई में एक अबाया ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें इजीली नहीं मिला. उनके माइंड में ये थॉट आया कि अगर मुंबई जैसी बड़ी सिटी में उन्हें अपने मन का अबाया नहीं मिल रहा है तो शायद इसी गैप को फिल करने के लिए कुछ क्रिएट करना चाहिए. और फिर इसी आइडिया पर काम हुआ और कुछ ही महीनों में नायाब लॉन्च कर दिया गया. लेकिन यहीं से ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया. अगर पर्पस अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल मॉडेस्ट वेयर प्रोवाइड करना था तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी प्रीमियम क्यों रखी गई. फॉर एग्जाम्पल, नायाब के कुछ अबायास की प्राइसिंग 5000 के आसपास या उससे ऊपर जा रही है. वहीं हिजाब भी काफी हाई प्राइस पे है, 2000 के ऊपर. अब जब मार्केट में सस्ते प्राइस में अवेलेबल है तो लोग इतने हाई प्राइस में बाय क्यों करेंगे, क्योंकि लोकल इंडियन मार्केट और स्ट्रीट बाजार में सिमिलर लुकिंग अबायास, हिजाब्स और मॉडेस्ट वेयर काफी लोअर प्राइस में अवेलेबल है. जहां नायाब का एक हिजाब हाई प्राइस में है, वहीं लोकल मार्केट में सिमिलर प्राइस में मल्टीपल हिजाब मिल सकते हैं. नायाब के प्रोडक्ट को देखकर प्रोडक्ट के ओवरऑल फिनिशिंग, फैब्रिक और क्राफ्ट्समैनशिप इतनी प्रीमियम नहीं लगती कि 6000 या उससे ज्यादा का प्राइस जस्टिफाई हो. तो सवाल ये है, क्या कस्टमर सिर्फ जन्नत के नाम या इन्फ्लुएंस के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं? It is not just fun. It's not just अरे वाह मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, अरे वाह मुझे इतना लोग प्यार कर रहे हैं. People are actually following me. People are actually getting influenced. And उसके पहले मुझे इन्फ्लुएंसर का तो मतलब भी नहीं पता था, because ये टर्म इन्फ्लुएंसर के ब्रांड में सेलेब नाम की वजह से प्रोडक्ट नेचुरली प्रीमियम प्राइस पे सेल किए जाते हैं, और नायाब भी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है. जन्नत ने नायाब को मॉडेस्ट फैशन के अराउंड बिल्ड किया था, जिसमें अबायाज, हिजाब्स और कफ्तान जैसे आउटफिट देखने मिले थे. इसीलिए सवाल ये भी उठता है कि जब पब्लिक अपीयरेंस में जन्नत जनरली इस टाइप की क्लॉथिंग को कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट नहीं करती, तो उनका सडनली मॉडेस्ट वियर बिजनेस लॉन्च करना कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों नहीं लगेगा. अगर मॉडेस्ट फैशन को ब्रांड का कोर आइडेंटिटी बनाया जा रहा है तो फाउंडर की पर्सनल इमेज और ब्रांड पोजीशनिंग के बीच कनेक्शन होना चाहिए. लेकिन किसी क्लॉथिंग कैटेगरी के बिजनेस को लॉन्च करने के लिए फाउंडर का पर्सनली हर प्रोडक्ट रेगुलरली वियर करना कंपलसरी नहीं है. फिर भी अभी जन्नत नायाब को उतना प्रमोट भी नहीं करती हैं, जितना दूसरे इन्फ्लुएंसर अपने ब्रांड को अपने हर वीडियो में हाईलाइट करते हुए नजर आते हैं. ऑडियंस से फीडबैक लेना, प्रोडक्ट शोकेस करना, वो सब यहाँ ना के बराबर दिखता है. ब्रांड लॉन्च के अराउंड उनके अपीयरेंस और लग्जरी कार में अराइवल को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जन्नत एक सक्सेसफुल वेल्दी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं, जबकि उनके ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन यंग और मिडिल क्लास कंज्यूमर का है. तो 5000 प्लस का अबाया एक नॉर्मल यंग फॉलोअर के लिए एवरीडे अफोर्डेबल परचेज नहीं है. क्या इन्फ्लुएंसर ब्रांड अपनी ऑडियंस की एक्चुअल परचेजिंग कैपेसिटी को समझकर प्राइसिंग करते हैं, या सिर्फ अपने सेलेब स्टेटस के बेसिस पर प्रीमियम चार्ज करते हैं? क्या नायाब जेन्युइनली मॉडेस्ट फैशन के गैप को फिल करने वाला ब्रांड है, या फिर सेलेब इन्फ्लुएंस की वजह से ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को लग्जरी प्राइसिंग पे सेल किया जा रहा है? ये सवाल अभी भी है. अगर नायाब बाय जन्नत को लेकर सबसे बड़ा सवाल प्राइसिंग पर था, तो जन्नत के दूसरे ब्रांड जेजी ज्वेलरी को लेकर कंट्रोवर्सी का फोकस थोड़ा डिफरेंट था. जेजी ज्वेलरी को कंपैरेटिवली मोर एक्सेसिबल और एवरीडे फैशन ज्वेलरी ब्रांड के रूप में पोजीशन किया गया था. ब्रांड का टारगेट लार्जली यंग एडल्ट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया फ्रेंडली जेंजी ऑडियंस को ध्यान में रखकर रखा गया था. ब्रांड की पोजीशनिंग भी इसी डायरेक्शन में थी कि ऐसी ज्वेलरी जो डेली वेयर के लिए स्टाइलिश हो, मिनिमल हो और रेगुलर यूज में इजीली मेंटेन की जा सके. प्रोडक्ट में एंटी टार्निश और वाटरप्रूफ पोजीशनिंग के साथ 18 के पीवीडी गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल का यूज हाईलाइट किया गया है. यानी कंसेप्ट ये था कि कस्टमर को ऐसी ज्वेलरी मिले और एवरीडे वियर के लिए प्रैक्टिकल भी. जेजी ज्वेलरी के केस में यूजर का मेजर क्वेश्चन प्राइस से ज्यादा प्रोडक्ट ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस को लेकर था. ब्रांड के कुछ रिंग्स, डिजाइन और पर्सनलाइज्ड नेम प्लेट स्टाइल ज्वेलरी पीसेस मार्केट में मिलने वाले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होलसेल ज्वेलरी लिस्टिंग जैसे लग रहे थे. सिमिलर लुकिंग डिजाइन अनब्रांडेड होलसेल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर पहले ही अवेलेबल है. और क्या ये जेन्युइनली ओरिजिनल डिजाइन है या फिर ऑलरेडी अवेलेबल होलसेल
प्रोडक्ट को ब्रांडिंग के साथ सेल किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर भी वही रहता है कि अगर एक रिंग या नेम प्लेट डिजाइन ऑनलाइन होलसेल प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी इजिली अवेलेबल है तो ब्रांडेड वर्जन के लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा पे क्यों करना चाहिए। नायाब के कंपैरिजन में जेजी ऑब्वियसली कंपैरेटिवली अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, लेकिन अफोर्डेबल का डेफिनेशन हर कस्टमर के लिए सेम नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा कि जन्नत की एक कोर ऑडियंस स्कूल और कॉलेज गोइंग यंग ऑडियंस है और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 900 की एक कैजुअल एवरीडे रिंग हर किसी के बजट में इजीली फिट नहीं होती। यानी ब्रांड एक यंग ट्रेंडी ऑडियंस को टारगेट कर रहा था, लेकिन वही स्टूडेंट बजट में 900 की रिंग कैसे अफोर्डेबल मानी जाएगी। और सवाल ये भी है कि अगर टारगेट ऑडियंस मेनली स्टूडेंट है तो क्या 800 से लेकर 900 की ज्वेलरी एक्चुअली मास अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल किसके लिए? एक वर्किंग एडल्ट के लिए 900 की रिंग एक कैजुअल परचेज हो सकती है, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए वही 900 एक बड़ा अमाउंट हो सकता है। इसीलिए जेजी को लेकर क्रिटिसिज्म बेसिकली दो मेजर क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा। पहला, क्या प्रोडक्ट जेन्युइनली यूनिक है या सिमिलर डिजाइन ऑलरेडी होलसेल मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरा, क्या प्राइसिंग जन्नत की यंग स्टूडेंट ऑडियंस के लिए अफोर्डेबल है। यानी जन्नत के दोनों ब्रांड को लेकर क्रिटिसिज्म का नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट था। नायाब के केस में लोग प्रीमियम प्राइसिंग और मॉडेस्ट फैशन पोजिशनिंग को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे, जबकि ज्वेलरी ब्रांड के केस में डिस्कशन प्रोडक्ट यूनिकनेस, होलसेल मार्केट सिमिलैरिटी और स्टूडेंट अफोर्डेबिलिटी तक पहुंच गया था। अब बात करते हैं फैजू के ब्रांड की। फैजू ने अपना प्रीमियम लाइफस्टाइल और ग्रूमिंग ब्रांड 2407 लॉन्च किया था 2019 में। अब काफी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले फैजू की लाइफ डिफरेंट थी। टिकटॉक और इंस्टा पर फेम मिलने से पहले वो मुंबई के बांद्रा में एक परफ्यूम शॉप पर रिटेल सेल्समैन के तौर पर काम करते थे। उनकी डेली अर्निंग सिर्फ 50 रुपीज थी। और फिर एक दिन फैजू से एक्सीडेंटली एक परफ्यूम बॉटल टूट गई थी, जिसका रिपोर्टेड वैल्यू अराउंड 12,000 था। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। पहले वो दूसरों के परफ्यूम सेल करते थे और बाद में अपने नाम का उन्होंने यही ब्रांड लॉन्च किया। ब्रांड का नाम भी फैजू की जर्नी से कनेक्टेड है। फैजू अपनी टीम 07 का पार्ट रहे हैं। इसी 07 का उन्होंने 24/7 के कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करके 2407 नाम क्रिएट किया और ब्रांड की ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी इसी आइडिया के अराउंड बिल्ड होती हुई दिखी कि प्रोडक्ट सिर्फ लग्जरी बायर्स के लिए नहीं बल्कि रेगुलर कंज्यूमर के लिए भी एक्सेसिबल हो। इनका प्राइस रेंज 299 से लेके 799 के बीच ही था और फैजू के केस में ऑडियंस का रिएक्शन कंपैरेटिवली पॉजिटिव रहा। लेकिन अभी जो है उनका ब्रांड ऑफ हो चुका है। वेबसाइट भी ऑनगोइंग नहीं है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी। और ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है क्योंकि जब ब्रांड लॉन्च हुआ था तब रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव था कि लगा था कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल वेंचर बन सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी अच्छी स्टार्टिंग के बाद भी ब्रांड को बंद करना पड़ गया। इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले कि लॉकडाउन के टाइम फैजू को खुद भी फाइनेंशियल लॉस हुआ था, जबकि उस दौर में काफी क्रिएटर्स और स्मॉल बिजनेस के साथ भी ऐसा हुआ था। और दूसरा बड़ा फैक्टर, लॉकडाउन के टाइम ही टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया था, जो फैजू की ओरिजिनल आइडेंटिटी और फैन बेस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। जब टिकटॉक ही बैन हो गया तो उनका जो फैन बेस था वो भी धीरे धीरे स्कैटर होने लगा और इसी पूरे पीरियड में उनके फैंस को भी अपनी तरफ से फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करने पड़े होंगे, क्योंकि लॉकडाउन ने ऑलमोस्ट हर किसी के इनकम और स्पेंडिंग कैपेसिटी को अफेक्ट किया था। तो एक तरफ प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया जहाँ से फैजू अपनी ओरिजिनल ऑडियंस को कनेक्ट कर पाते थे, और दूसरी तरफ जो फैंस बचे भी उनकी परचेजिंग पावर भी लॉकडाउन की वजह से कम हो गई। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।